नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विदेशी हस्तक्षेप अगर राजनीति में हो तो भी कुछ दाल में काला दिखाई पड़ता है। अगर किसी दूसरे संगठनों के माध्यम से किया जाए तब भी शक की सुई उस ओर इशारा करती है कि कोई न कोई तो एजेंट हिंदुस्तान में बैठा है जो इन विदेशी संगठनों को हिंदुस्तान के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन इस तरह के विदेशी हस्तक्षेप अगर न्यायपालिका में भी होने लगे तो ये तो डिजास्टर जैसे सिचुएशन होगा। और यही हिंदुस्तान के अंदर होने लगा है जब 21 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सीजेआई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी। 21 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये अपने आप को तो कहते हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम करप्शन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसका बेस किसी का ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का ब्रिटेन में है, कोई अमेरिका बेस्ड है, कोई यूरोपीय यूनियन के अन्य देशों में अपना कार्यालय खोले हुए है। और ये 21 संगठन इकट्ठा होकर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हिंदुस्तान की एक कंपनी जो कि इनके देशों में भी काम कर रही है। यह बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की कंपनी अब मल्टीनेशनल कंपनी होती जा रही है, तो इन लोगों को बर्दाश्त कैसे होगा। और वो कंपनी उनके देशों में काम कर रही है और वो करप्शन में इन्वॉल्व है। करप्शन कैसा? वो करप्शन उनके देशों में नहीं हो रहा बल्कि वहां से लाकर हिंदुस्तान में हो रहा है। और फिर वो करप्शन के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इसके लिए जरूरी है कि अब एक विदेशी रिपोर्ट जब सामने आ गई, सबूत सामने आ गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए, जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला दे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर विदेशी हस्तक्षेप है। मामला क्या है? मामला है अडानी को लेकर। गौतम अडानी की कंपनी जो कि कोल ट्रांसपोर्टेशन में है, जो पावर जनरेशन में है, उस कंपनी के ऊपर आरोप लगा कि वो इंडोनेशिया से वहां से जो कोयला लेकर आती है वो कोयला वहां से लो ग्रेड में लेती है और यहां हाई ग्रेड का चार्ज करती है। एक फिनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट छपी और रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2013 के दिसंबर में अडानी की कंपनी ने इंडोनेशिया से जो कोयले खरीदे, उस कोयले का ग्रेड सेकंड या थर्ड का था, लेकिन यहां पर जब लाया तो उसे फर्स्ट ग्रेड का कोयला बताकर तमिलनाडु सरकार को बेचा गया, वहां के पावर प्लांट को बेचा गया और इसमें मुनाफा ज्यादा कमाया गया है। यह करप्शन का मामला है। करप्शन कैसे? क्योंकि उसमें एक इनवॉइस मिला और इंडोनेशिया के जिस कंपनी से ये कोयला खरीद कर लाया था, वहां से शिपिंग के इनवॉइस में यह देखा गया कि जो कोयला खरीदा गया है वो 3500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के एनर्जी वाला है। लेकिन जब हिंदुस्तान में लाया गया और तमिलनाडु की सरकार के पावर जनरेशन कंपनी को बेचा गया तो उसको दिखाया गया कि ये 6000 प्रति किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, यानी 6000 किलो कैलोरी प्रति केजी कोयले का वो जो एनर्जी लेवल है उसके हिसाब से यहां बेचा गया। मतलब उसके ग्रेड को बढ़ाकर यहां पर बेचा गया है, उसी के अनुसार पैसा लिया गया है। लेकिन अडानी की कंपनी का कहना है कि ये जो कोयले की वहां से खरीद हुई और उसके बाद शिप पर लोड किए गए और वहां से जो हिंदुस्तान तक लाया जाता है उसमें मल्टी लेवल चेकिंग होती है और उस चेकिंग से गुजरना पड़ता है। दिसंबर 2013 का इनवॉइस है जो कि उस समय हमारे कोई शिप पर अपलोड ही नहीं हुआ था और लोडिंग नहीं हुई थी, इसलिए वहां से दिसंबर 2013 का इनवॉइस मिल नहीं सकता। हालांकि इसकी जांच हो रही है और हिंदुस्तान की सरकार ने भी कई ऐसे कंप्लेन की जांच की है अडानी को लेकर। डीआरआई यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भी
अडानी के ऊपर लगे इन आरोपों की जांच की है और उसकी रिपोर्ट भी भेजी है, जिसमें कई रिपोर्ट गलत साबित हुए हैं, जिसे ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया था और फिर ट्रिब्यूनल से चलता हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सेबी भी इसमें एंट्री ली थी और इस मामले में अडानी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी। लेकिन अब फिर से एक मामला आ गया, फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट आई और वो भी ऐसे समय में जब हिंदुस्तान के अंदर चुनाव चल रहा है। जब चुनाव के बीच कोई ऐसी खबर आती है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा है। और जो फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में जो सोर्स बताया गया वो OCCRP को बताया गया। OCCRP ऑर्गेनाइज्ड करप्शन एंड क्राइम प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट है जिसकी फंडिंग जो होती है वो जॉर्ज सोरोस के एनजीओ करती है, ओपन सोसाइटी। और ऐसे कई एनजीओ हैं जिसको जॉर्ज सोरोस फंड करता है और वो ऐसे ही अलग अलग देशों में संगठन चलाते हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। और उस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को राहुल गांधी ने इतना तवज्जो दिया कि कोयले घोटाले की बात करने लगे। वो ये नहीं समझ पाए कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें दिसंबर 2013 की बात कही गई है, जनवरी में वहां से चला है और जिस समय 2014 जनवरी का इनवॉइस भी है वो यूपीए 2 के सरकार के समय की है, उससे पीएम मोदी का लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब तो जांच अपनी जगह है, देश की पॉलिटिक्स अपनी जगह है। यहां तक कि अगर किसी सरकार के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उसकी भी जांच होती है, वो हम मैल बैठकर अपने देश के अंदर सुलझा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनावों में हस्तक्षेप की चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है और पाकिस्तान इसमें इंटरेस्ट ऐसा ले रहा कि कभी राहुल गांधी की सराहना करते हैं तो कभी फवाद चौधरी जैसा नेता केजरीवाल के पक्ष में मुसलमानों के वोटिंग की अपील करता है। ये उसके जो अरविंद केजरीवाल के वोट के बाद जिस तरीके से फवाद चौधरी ने रिट्वीट किया और फिर जो मुद्दे उठाए, उसका इंडिकेशन यही था कि हिंदुस्तान के मुसलमान केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए वोट करो। ये अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप है। पिछले दिनों एक और रिपोर्ट आई थी और जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था और उनके एक मंत्री ने भी कहा था, उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि अमेरिका के कुछ एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और यूरोप में काम कर रहे कुछ एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे मिलकर हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 2014 के बाद से हिंदुस्तान की विदेश नीति बदली है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर कर आया है। और जिस तरह यूक्रेन रसिया युद्ध में भारत ने, पीएम मोदी ने किसी का पक्ष नहीं लिया, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, यूरोप चिल्लाता रह गया कि रूस से टाई अप खत्म कर लो, उससे गैस न खरीदो, तेल न खरीदो, भारत ने मानने से इनकार कर दिया, रूस को अलग थलग नहीं किया। इस बात को लेकर इन लोगों के अंदर अलग से चिढ़ है, क्योंकि पहले की जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, वो सरकारें तो इन लोगों के पिछलग्गू हुआ करती थी। कहा कि ईरान से तुम आर्थिक संबंध खत्म करो, भारत मान गया, क्योंकि मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, कांग्रेस की वही राजनीति और नीति रही है। जब अमेरिका कहेगा कि इराक से संबंध खत्म करो, इराक से खत्म हो जाएगा। अपना देश का पर्सनल इंटरेस्ट इन लोगों के लिए मायने नहीं रखता था। अब जब बदल चुका है तो ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने के बाद अब न्यायपालिका के ऊपर नजर है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को ये लेटर लिखा गया और कहा गया कि अडानी के मामले में जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, इस मामले को सुनवाई डे टू डे बेसिस पर करें, क्योंकि अब तो सबूत है। अब सबूत हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को किसी विदेशी मीडिया में छपी खबर से लेना पड़ेगा। ऐसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पूरे दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने वाली नीतियां अपनाए जाने लगी थी और बार बार ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से यह दबाव बनाया जाता था कि देखो अडानी की कंपनी करप्ट है, इसे बैन लगाना चाहिए। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से ऑफशोर कंपनियों की बात हुई और फिर
गलत तरीके से फर्जी फंडिंग का चर्चा उठाया गया, वो सिर्फ हिंदुस्तान की विपक्ष का नहीं बल्कि विदेशी षड्यंत्र था, विदेशी कॉन्स्पिरेसी थी, जो कि सीबी ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। प्रशांत भूषण जैसा वकील बार बार ओसी सीआरपी की रिपोर्ट का हवाला दे रहा था, जो कि खुद ही सोरोस के फंड से इसका एनजीओ चलता है, प्रशांत भूषण का खर्च चलता है। लेकिन फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने प्रशांत भूषण को सीधे तौर पर कहा कि आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हो वो तो आप ही की कंपनी का रिपोर्ट है, आप याचिका दायर करते हो, एडीआर की तरफ से दायर करते हो, एनजीओ की तरफ से दायर करते हो, और आप जो इस्तेमाल करते हो प्रूफ का वो ओसी सीआरपी का है, उसको भी वही ओपन सोसाइटी है जो फंड करता है सोरोस वाली, आपके इस एनजीओ को भी वही ओपन सोसाइटी फंड करता है। मतलब आप ही सबूत बनाओ, आप ही सबूत तैयार करो, आप ही रिपोर्ट तैयार करवाओ और उस रिपोर्ट पर भरोसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहो। यह कॉन्स्पिरेसी चल रही थी और इसी बात को लेकर पीएम मोदी के अंदर भयंकर गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो 600 वकीलों ने एक लेटर लिखा था, जिसमें हरीश साल्वे जैसे वकील भी थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर था, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कल्चर बदल रहा है, यहां पर कुछ ऐसे एंटी इंडिया एक्टिविटी काम कर रही है जो कोर्ट के ऊपर दबाव डालता है और उस दबाव का इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समझौता करने की कोशिश करता है। पहले मीडिया के माध्यम से दबाव तैयार किया जाता है, कुछ अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो दबाव बनाते हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हैं, और फिर जब उन्हीं का मामला सामने आता है तो उसके बाद ये दबाव बन जाता है कोर्ट के ऊपर कि इन्हें राहत मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलनी चाहिए। जैसे अभी के समय में अरविंद केजरीवाल के मसले पर हुआ, इतना दबाव था कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं हो पाया, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने के लिए अंतरिम जमानत दी जानी पड़ी, और वही 600 वकीलों के उस लेटर का सपोर्ट पीएम मोदी ने भी किया था। और पीएम मोदी ने कहा था कि इतने सालों से जो कांग्रेस का कल्चर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को अपने इनडायरेक्ट प्रभाव में रखना, वहां पर एक कॉन्स्पिरेटर वर्ग तैयार करना, कुछ वकीलों की फौज तैयार करना, और उसके बाद याचिकाएं दायर की जाती है उसमें भी पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जिसको पीआईएल कहा जाता है। पीआईएल ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसके माध्यम से ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यही मुद्दा अब इतना गंभीर हो गया कि सीजेआई चंद्रचूड़ को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि अभी तो हम शंघाई सहयोग संगठन के उस जजों के मीटिंग से वापस आए हैं, जहां के अलग अलग देशों के सीजेआई से मुलाकात हुई, निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर, किसी देश के न्यायपालिका पर दबाव न पड़े वैसी बातें कर रहे हैं। और यहां दबाव ऐसा है कि कभी वकील चिट्ठी लिख देते हैं, कभी पूर्व जज चिट्ठी लिख देते हैं, कभी रोस्टर को लेकर सवाल उठता है, कभी जमानत को लेकर सवाल उठता है, और अब तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विदेशी संगठनों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर सरकार भी चिंता में है, पीएम मोदी गुस्से में है, और सुप्रीम कोर्ट के इन व्यवहारों के खिलाफ आगे एक बड़ा कदम उठाना है, ताकि इस तरह के हस्तक्षेप के प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट कम से कम बचा रहे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।